हेलो गाइड्स, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी अदर एग्जाम्स के लिए प्राचीन भारत का जो प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर नए जुड़े हैं तो इस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, कहता है भारतीय इतिहास यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है ना उसी का डिस्कशन यहाँ होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कहता है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता यानी ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016-18 में जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो कहता है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की, ठीक है ना। विंध्य रेंज माने कोई पहाड़ी है, विंध्य रेंज, ठीक है ना, उसी में स्थित है, ठीक है ना। कौन? रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, याद रखिए। मध्य प्रदेश में हलियास्थान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। किसका? भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, याद रखिए। भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों, ठीक है ना, का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कालीबंगा, ठीक है। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से, ठीक है। कहता है पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल सावधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? युगल सावधान माने ये इतना चीज आपको दिया गया है उसमें से युगल समाधान है जो कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए, ठीक है ना, समझ में आया। कहता है लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो दैमाबाद जो गुजरात में स्थित नहीं है। आगे बढ़िए। तलंग नाज, गणेश्वर, बगौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? गणेश्वर के। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल, ठीक है। अब कहता है लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? साबरमती, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी या अभी भी अपठित है? मैंने पढ़ा नहीं गया है इसलिए पता नहीं है, ठीक है। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। नेक्स्ट कहता है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? या स्थित था, सॉरी, सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो रोपड़ है हड़प्पाकालीन स्थल में, जो रोपड़ है सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कौन सी एक विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, ठीक है ना, यानी शहरी व्यवस्था थी हड़प्पा माने सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात यानी कच्छ के रण में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो तथा हड़प्पा, ये सब सिंधु घाटी की सभ्यता है। कौन कौन है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है? धौलावीरा, ठीक है ना। और लूनी नदी कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। युगल सावधान, फरस की मुहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म की जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? उत्तम किस्म की जौ, ठीक है। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाणिक युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़, ठीक है। अब सही सुमेलित है कौन? मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, ठीक है। हड़प्पा, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट। कालीबंगा, हल्के चीन। लोथल, पतन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी? ग्रेट ग्रेनियरी, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा इमारत थी ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। कहता है पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का, ठीक है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी। नेक्स्ट कहता है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल में से कौन होगा? तो ये नंबर पूरा पाषाण काल होगा, ठीक है ना। हम टिक भी मार देते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता पूरा पाषाण काल जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणिक कालीन सभ्यता आती है। पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक काल में आता है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 उपकरणों के यहाँ पर कहता है उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, जैसे मैंने जिस तरह के उपकरण आपको मिला है उस टाइप से काल को नामित किया गया, मैंने नेम दिया गया। ठीक है ना। तो 3 चरण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा बने पुराना काल है, मध्य वाला अब अभी नया वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, कहता भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलिए, अब इसका डिस्कशन है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तो आप डिस्कशन भी आप इसको देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरा तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल युग में थे, तो देख लीजिए, नव पाषाण की, पूरा पाषाण की, लघु पाषाण की, मध्य पाषाण युग में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मारिए पूरा पाषाण काल में। ठीक है ना, पहले पत्थर वाले। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अभी इसका कुछ डिस्कशन। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया। पूर्व पाषाण काल यानी कोड उपकरण यानी हस्त कुठार खंडक बिदारिनी। दूसरा मध्य पाषाण काल यानी फलक उपकरण। तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं पूर्वचनी उपकरण। स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया, जो सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने उत्तर पत्रिका इस प्रश्न का नव पाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का उत्तर पाषाण काल माना जाएगा। ठीक ना, उत्तरी पाषाण काल माना जाएगा, यह सत्य होगा, नव पाषाण काल नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलतियां थी, माने सिंधु घाटी शहर के जो शहरों की गलियां थी, सॉरी गलतियां नहीं, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी भाई, तो यहाँ पर चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता है, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, कहता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से नदी के तट पर पाए गए हैं। किस नदी के तट पर पाए गए हैं, तो जरा बताइए। नेक्स्ट चलिए, कौन से होगा। अब यहाँ पर देखिए, रावी है, झेलम है, ब्यास है, सतलज। तो इसको देख लीजिए जरा डिस्कशन में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लेकिन यहाँ पूछ रहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो दोनों है, इसलिए थोड़ा सा डाउट है। चलिए नेक्स्ट चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे कौन है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अभी तो बताएं मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है ना। और बताया था हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखते चलिएगा। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुआं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे, तो बहुत विकसित था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ठीक है ना, कौन सी लिपि थी, तो यहाँ अज्ञात हो गया, अज्ञात, कोई लिपि अभी पता नहीं है, इसलिए अज्ञात लिपि हो गया। नेक्स्ट चलिए, कहता सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह यानी 250 से 400 तक अक्षर जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए अज्ञात है। चलिए नेक्स्ट चलिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, ये था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। ये पूछ देगा 1922 में, रखाल दास बनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इसकी पुरातात्विक महत्व की ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो कौन हो जाएगा। चलिए, यहाँ धन्यागार होता है। ठीक है ना, अगर ये धन्यागार नहीं रहेगा तो विशाल स्नानागार होगा। ठीक है ना, दोनों में से रहेगा तो धन्यागार होगा। चलिए आगे बढ़िए। कहता मोहनजोदड़ो का धन्यागार का जो कैपेसिटी था या उसका प्रोफ, तो यह हो गया 45.72 मीटर लंबा तथा 22 वही 22.86 मीटर चौड़ा था। ठीक है ना, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था।
मोहनजोदड़ो ने विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11 यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर था। तो इससे ये कम है, तो इस कारण से बड़ा हो गया धन्यागार और छोटा हो गया जो भी हो जाएगा स्नानागार वाला, ठीक है ना, विशाल स्नानागार। अगर ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसी को मारना है। चलिए नेक्स्ट चलिए। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, उसी को बोलते हैं ग्रेट बाथ, कहाँ मिला था चलिए बताइए। तो मोहनजोदड़ो में मिला था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अब कहता है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी चलिए बताइए जल्दी से। तो नृत्य करती हुई बालिका, नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट चलिए। चलिए इसमें अभी तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट चलिए। कहता देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे थी, तो यहाँ था सिंधु घाटी के सप्ताह से, सिंधु घाटी की सप्ताह से। नेक्स्ट चलिए। अब कहता है इसको डिटेल, देवी माता मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सप्ताह से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां से इस बात का ज्ञान होता है। सिंधु घाटी सप्ताह का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा, कहाँ बंदरगाह था, ठीक है ना, तो लोथल में बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह को बोला था, ठीक है। चलिए लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार यानी 214 × 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते हैं, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी, ठीक है। आगे चलिए। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, किसका जहाजी माल घाट था, तो सिंधु घाटी का, याद रखिएगा सिंधु घाटी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, किसे माना जाता है, लोथल को बंदरगाह, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए। कालीबंगा सैदवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, व्यापार होता था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। कथा निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, कौन सी धातु नहीं पाई गई थी, लोहा, लोहा नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। लोहा तो 1000 वर्ष पहले हम लोग को मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन यानी कांस्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली थी। क्या क्या मिला था, तांबा मिला था, कांसा, स्वर्ण और चांदी ये सब मिला था, ठीक है ना, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, लोहे की प्राप्ति नहीं होती। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी 1000 वर्ष पूर्व से माना गया, अभी बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए। कहता है शोत्रुंगुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता को शोत्रुंगुई बोलते हैं, किस देश में है, किस देश में है भाई जरा, तो अफगानिस्तान में, याद रखिएगा अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट चलिए। कहता सोंगतुई एवं मुंडीगाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। अब चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र को माना गया, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता को इंद्र माना गया। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है, ठीक है ना। कहता है 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था, ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है, महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामदेव को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई, ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था, तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन थी, ऋग्वेद। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया, 4 वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, याद रखिएगा। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उपलिखित है, कठोपनिषद में। यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, यजुर्वेद को उपवेद में नहीं गिना जाता। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे हैं, संस्कृत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, यजुर्वेद। उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत।
कहता है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, क्या था भोजन? दूध और इसके उत्पाद, दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से थे? कौन से? जौ, सबसे पहले जौ यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कहता है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? कौन था? तांबा का, सबसे पहले तांबा वैदिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद शब्द का ज्ञान होता है, ज्ञान से मतलब है वेद। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए कहता है किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? किसे वेद त्रयी? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कहता है आर्य सप्ताह में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम में बताना है। ठीक है ना, कौन सही विकल्प है? तो इसमें ए नंबर होगा, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहले ब्रह्मचार्य होना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ जीवन में आया, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास ले लो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए और उसके कुछ दिन तिथि दिए हैं, देखिए सारा दिन तिथि भी हम लोग पढ़ा है। इसे वर्ष माने वर्ष को 100 वर्ष के हिसाब से हम लोग माने हैं। धर्मशास्त्र में मनुष्य के 100 वर्ष की जीवन रेखा बनाया गया। ठीक है, अब उसमें से 25-25 वर्ष की बनाया गया, 25 वर्ष के अवधारित को माना गया। ठीक है, यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक माने 25 वर्ष तक, यानी जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है, बोलने का मतलब है कि आज बच्चा है जो जन्म लिया वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में 25 से 50 वर्ष, माने आप शादी ब्याह बाल बच्चे सा हो सकते हैं। ठीक है ना, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक में जो करना है ऐसमौज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, माने वानप्रस्थ के मतलब इधर उधर ढके इन्हें उन्हें घूमते रहना है, माने वन में घूमते रहना है एक तरह से। ठीक है, और 75 से 100 वर्ष तक आप संन्यास ले लीजिए, माने कोई भगवान की अपना लीन हो जाइए भगवान में, वही हो गया संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब कहता है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे हैं। कैसे सफल रहे हैं भाई? तो डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे स्थानों का प्रयोग किया, सॉरी रथों का प्रयोग किया। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है ना, नेक्स्ट चलिए, कहता आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी? व्यवसाय, जैसा जैसा व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं तो उसी टाइप से उसको वर्ण बताया गया, वो ऐसा ही काम करने के अनुसार ही उसको वर्ण व्यवस्था आधारित किया गया। चलिए, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि क्या पुष्टि होता है भाई? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। ठीक है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहित दिए जाने वाले उपहार गाय हो न कि जमीन, पहले गाय को ही दान में दिया जाता था न कि जमीन को, तो इसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था, कौन था भाई? सी नंबर, मैक्स मूलर। कौन होगा? मैक्स मूलर। ठीक है, यूरोपियन, आर्यों को पहला यूरोपियन बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कहता है आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? कहाँ थी? सबसे पहले सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु में इसकी जनजाति थी। नेक्स्ट चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? कौन होते थे भाई? तो समिति होती थी जो शामिल होती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब इसको थोड़ा, ऋग्वेद में समिति को 9 बार उल्लेख मिलता है। कितने बार पूछ देता है कि ऋग्वेद में कितने बार उल्लेखित है समिति का? 9 बार। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था। राजा यानी जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्वचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान करता था। चलिए, नेक्स्ट चलिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया? किसमें किया गया? ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट चलिए, ठीक है ना, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, उसको क्या कहते थे? बलि। नेक्स्ट चलिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। अब देखिए, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप वीडियो को रोक कर उसका डिस्कशन आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, चलिए, जो इम्पोर्टेंस है हम उसका डिस्कशन तो पढ़ ही लेते हैं। चलिए, ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो डी नंबर होगा इसका, क्या होगा? डी नंबर, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब कथा निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया था? माने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दिया था वाद विवाद में। कौन था भाई? गार्गी ने। ठीक है, कौन सा? गार्गी, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस
विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था, विधि सम्मत नहीं माना जाता था गंधर्व विवाह, ठीक है ना। गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था, जो अपने में प्यार तैयार करके शादी ब्याह कर लिया उसी को बोलते हैं गंधर्व विवाह, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। कहता है किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थी, पाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया, पहली। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, भरूत बौद्ध धर्म की से संबंध। चलिए, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी, महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार है, जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है, सारनाथ में। जैन तीर्थंकर प्रसारमनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में किया जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है, अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है, मध्य प्रदेश में। वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा ली, प्राकृत भाषा में। अजंता की तीर्थ चित्रकारियां जातक की कहानी को दर्शाती है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्कर्मण। महावीर का मूल नाम क्या है, क्या था, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, पाली में। प्रथम जैन सभा का उपयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर। महायान पाठ किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, महावास्तु। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। केवल कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंग। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है, जैन। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी, राजगृह में। चलिए तो याद रख। चलिए अब कहता है यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो ये नंबर अशोक मौर्य का रुमिनदई स्तंभ के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, शाक्य वंश से, ठीक है ना। उनके पिता शाक्यगण के मुखिया थे, ठीक है ना। चलिए, सुदोधन नाम था उनका पिता का नाम। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, सबसे पहले कहाँ की गई, ये राजगीर में, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कश्मीर। यानी प्रथम हो गया यहाँ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया और फिर चौथा हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहता 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, 5वीं वाला, 5वीं किसने किया था, तो 5वीं। चलिए, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मेंढन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले यानी बर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था, ठीक है ना। मांडले में 1871 में किसने, राजा मेंढन ने, 5वीं, ठीक है ना। ऐसे तो 4 तक पढ़ना है लेकिन 5वीं जान लीजिए। इसकी अध्यक्षता जगरा भीवामसा, जगरा भीवा मनसा या नरी धाबी धाजा और सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी, ठीक है। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चौथी को कनिष्क किया था और तीसरा किया था अशोक ने, ठीक है ना। इस तरह से याद रखिएगा। बुद्ध का अर्थ है, क्या अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना, याद रखिएगा। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान, बौद्ध साहित्य की पहचान किससे होता है, त्रिपिटक ग्रंथ से, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, कहता है बौद्ध धर्म में समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग हैं, कौन वर्ग हैं जरा, डी, स्त्रियां एवं क्षुद्र, स्त्रियां एवं क्षुद्र, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो सबसे पहले कहाँ दिया था, सारनाथ में, कहाँ दिया था, सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट चलिए, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है, किन मतों पर विश्वास करता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कूट है तो आपको समझना है। यहाँ ABCD है और BC है, ABC है और BCD है, माने कि बोलने का मतलब है कि पूरा पर देख लेना है, ठीक है ना। तो
यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बी सी। आप उसको आंसर मार दीजिएगा ए बी सी, यानी ए बी सी है। और यहाँ देखिए ए क्या है, दुनिया दुखों से भरी है। ए हो गया, बी हो गया, सी है। ठीक है, दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं का कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट चलिए। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ हुए थे सबसे पहले? बुद्ध के काल में। ठीक है ना, नेक्स्ट चलिए, इसको पढ़ जाए। चलिए पढ़ जाते हैं। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी से पूर्व यानी बुद्ध के काल के पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता था, उसको बोला जाता आहत सिक्के। ये अधिकांश चांदी के थे, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो यहाँ हो जाएगा पाली पाठ में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कहता आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो हो जाएगा पाली भाषा में, पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा बामा सात पाकसीनी, बामा सात पाकसीनी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो यहाँ जन्म से, बुल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलिए। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, कमल व साढ़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, कमल और साढ़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से, पदचिन्ह निर्वाण से, स्तूप का संबंध मृत्यु से। तो याद रखिएगा, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो यहाँ बोध गया में, मानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलिए। कहता है बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न हो गया बुद्ध धर्म और संघ, याद रखिएगा। ठीक है ना, त्रिरत्न है, सॉरी। ठीक है, और इसका कुछ श्लोक है, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ठीक है ना, तो ये सब कुछ ये आपके श्लोक हैं। तो श्लोक नहीं पूछता है, लेकिन बट आपको मेन चीज याद रखिएगा। इच्छा सब कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म। इसी में बोला गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया था। कहता है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्तूप बना। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं, स्तूप होगा। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन कौन था? अब देखिए यहाँ पर बुद्ध के समकालीन कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासकों में मगध राज बिंबिसार। ठीक है, कौन कौन है? मगध राज बिंबिसार, अजात शत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित था, और बतस राज उदयन थे। ये सब 3-4 थे। ठीक है ना, महापद्म नंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था, तो महापद्म नंद रहेगा तो उसको एकदम कैंसिल कर देना है। ठीक है ना, नाम कटिंग कर देना है। ठीक है ना, और कौन कौन था? मगध बिंबिसार था, अजात शत्रु था, और कौशल नरेश प्रसेनजित था, बत्स राज उदयन था, ये सब था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कहता है बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है ना, कहता है कौन सा स्थान बुद्ध से संबंध नहीं है? क्या कौन है भाई? यहाँ पावापुरी से बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में, पूछ देगा कि कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ठीक है ना, इस बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो अब मृत्यु हो गया उसी को बोला गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कहता है पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। तो याद रखिए, पावापुरी राजगीर में है। ठीक है ना, और उसकी 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, 527 ईसा पूर्व, लगभग 72 वर्ष की ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो कौन होगा? बुद्ध के युग में क्षत्रिय पहचान, अपना विशिष्ट पहचान रखते थे। कहता है बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित है। ठीक है ना, बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित है। ठीक है ना, ठीक है। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पासारनाथ, ये पूछता है 23वें 24वें पूछता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 23वें हो गया पासारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब कहता है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा महावीर, याद रखिएगा। ठीक है ना, जैन धर्म महावीर से मतलब है। और वे 22वें तीर्थंकर अनिशनेमी के साथ मिलता है। इनका उल्लेख है ऋग्वेद के
कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है, ठीक है ना। कहता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ को माना जाता है, ठीक है ना। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को पहला, सबसे पहला आ जाएगा, यानी यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट हो जाएगा तो ऋषभदेव को। चलिए नेक्स्ट चलिए। कहता है महावीर सॉरी वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कहाँ किया जरा? तो पावापुरी में। कहाँ किया? पावापुरी में, ठीक है ना, अभी बताए थे। चलिए जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को बोला जाता है अंग। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? अंग। चलिए नेक्स्ट चलिए। जैन साहित्य को अंगम या अंग या आगम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत 12 अंग और 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक किसे कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध ओवा शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट चलिए। कथा डिस्कशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक, जो कर्नाटक में पलता, और इसी चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास यानी सलेखना द्वारा, यानी उपवास बोलते हैं सलेखना द्वारा, अपना शरीर त्याग दिया। मैंने उपवास करके वो अपने शरीर त्याग दिया, मैंने मृत्यु को प्राप्त हो गया। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? डी नंबर श्रवणबेलगोला में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला। पूछ देगा कि कौन सा राज्य में है? तो कर्नाटक में मैसूर स्थित एरिया में, ठीक है ना। और यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई थी? चामुंडराय। चामुंडराय याद रखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत के बारे में, ठीक है। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में पोरस को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोरस को हराया था, ठीक है ना, सिकंदर ने। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा? मगध, ठीक है ना, ठीक है। 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ हुई? तक्षशिला। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते हैं। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा? चित्रित धूसर मृदभांड के साथ। चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। नेक्स्ट चलिए, ठीक है ना। लोहे के प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाण से भी हो जाती है। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा और आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों में से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? किसका विशाल भंडार था? लोहा का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? कौन सा? तो यहाँ हो जाएगा बिंबिसार था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलिए। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कब? 544 ईसा पूर्व में। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तथा इसने चंड प्रधोत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजभाई जीवा को भेजा, ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था, ठीक है ना। कहता है मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी था। चलिए ठीक है। उस राज्य का नाम बताया जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। कौन है? मगध के युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया गया था। मगध राज ने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया गया था। मगध राज में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, कहता है हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक। इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। कहता है अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कहाँ लड़ाई लड़ी थी? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने। तो हाइडेस्पीचिस होना चाहिए, इसके बारे में जरा देखिए। यूनानी स्रोत के अनुसार पोरस राजा पोरस के साथ यानी पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीचिस नदी के किनारे हुआ था। यहाँ से हाइडेस्पीचिस लिखा है ना, चलिए इसको मारिएगा हाइडेस्पीचिस। और आगे बढ़िए। कहता है जो झेलम नदी पड़ता है, ठीक है ना। हाइडेस्पीचिस का युद्ध हुआ था जो झेलम नदी, यहाँ पर झेलम देना चाहिए था तो हो जाए। झेलम नदी भी दिया है, ठीक है ना। हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था लेकिन झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए यहाँ पर आंसर में डाउट है, ठीक है ना। आगे बढ़िए।
कोई बात नहीं है, जानिए इसके बारे में। इस युद्ध में पुरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पुरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज को वापस कर दिया था, उसे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडे स्पीसीज कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। देखिए, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा पोरस के। सिकंदर के साथ कौन लड़ा था? पोरस के राजा, ठीक है ना, पोरस के राजा, ठीक है ना। चलिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, यहूदी के धार्मिक पाठ क्या है? मूसा संहिता, यहूदी वाला मूसा संहिता, याद रखिएगा, मूसा संहिता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता निम्नलिखित मगध के राजवंश को कालक्रम में बताइए। तो यहाँ पर नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 4 2 1 3, पहले 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हर्यक के बाद शिशुनाग, नंद उसके बाद हो जाएगा नंद हो जाएगा, उसके बाद मौर्य होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा सा डिटेल जान जाइए, ज़्यादा याद होगा। हर्यक वंश का जो डेट ऑफ है उसका, तो हर्यक वंश है 544 से 412, 544 से 412 हर्यक वंश। शिशुनाग 412 से 345, ठीक है। नंद वंश 345 से 322, और यहाँ मौर्य वंश 322 से 184। तो देखिए 44 से 4, 5 से 4 में आया, 4 से 3 में आया, 3 से 3 में है अभी तक, और 3 से 1 में आया। तो इस तरफ से याद रखिएगा। पहला कौन है? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य लिखा था, कौन ने लिखा था? तो यहाँ पतंजलि ने लिखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, महाभारत के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। अब कौन है इसमें से आंसर होगा? माने चिकित्सा वाला कौन करता था? चरक तो रहेगा ही, चरक तो सबसे पहली बात है। चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट, ये तीनों थे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, ये सब आयुर्वेद के चिकित्सक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिएगा, चलिए अब कुछ मौर्य काल के बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। देखिए ये सब आपको परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम परीक्षा में पूछा हुआ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी नया क्वेश्चन है तो नए नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है कि नया क्वेश्चन नहीं पूछता है, पुराने क्वेश्चन छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे, 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने पैदा हुए थे, सॉरी, ठीक है। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? मौर्य। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध वर्ष 261 में हुआ था। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला में बिहार में पाई जाती है, ठीक है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कलिंग, धौली, भाबरू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है? तो भाबरू में। कहाँ हो जाएगा? भाबरू में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? 30। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का अधिकार था? खान। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? ओवल लिपि में थी। प्राकृतिक भाषा में अब्राह्मणी लिपि थी। चाणक्य का एक दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई यानी पुस्तक है? राजनीति पर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, कहता है विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? विजय त्याग दिया था? अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशी है? पत्थर। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अब इस पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ यहाँ गुजारे थे? कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेल गोला में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, चलिए ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये बिंदुसार था, याद रखिएगा, सब पहले बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलिए, कहता है बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, ठीक है ना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।
यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। बिंदुसार को, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक था, बिंदुसार का अशोक था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? कहाँ अशांति थी? तो सी नंबर, तक्षशिला में अशांति था, ठीक है। कहता है आगे बढ़िए। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर नंबर ए होगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? किस घटना से आया? तो यहाँ हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कलिंग युद्ध के से आया, कलिंग युद्ध से आया था, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। कहता है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धर्म घोष की नीति अपनाया, ठीक है ना। कलिंग युद्ध के कारण ही भेरी घोष को नीति बदल दिया और धर्म घोष की नीति अपनाया गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी कौन था? मौर्य राजा अशोक को ही बोला जाता था। अब कहता है मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से देवानाम प्रियम, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, ठीक है ना। ये सब लेख हैं उसमें अशोक ही मिलता है, तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। पुराणों में उसे अशोक वर्धन, मास्की गुर्जरा में अशोक। देवानंद प्रिया के नाम से कौन विख्यात है? ठीक है ना, तो अशोक होगा, अशोक के बारे में चल रहा है, अशोक ही होगा। चलिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? तो सभी विकल्प सही है इसमें, बी, ए और डी, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलिए। कहता शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। इसमें अशोककालीन विदेश नीति, अंतरिक्ष नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर गरोष्ठी है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा रॉक एडिक्ट और तेरहवी, रॉक एडिक्ट तेरहवी है, ठीक है ना, तेरहवी, ऐसा ही याद रखिएगा, ठीक है ना, तेरहवी। नेक्स्ट चलिए। तेरहवीं शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट तथ्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 261 BC यानी ईसा पूर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो कहाँ दिखाई देता है? तो यहाँ हो जाएगा शिलालेख पर, शिलालेख पर, ठीक है ना, 13वीं राज्यादेश के लिए, ठीक है, शिलालेख पर। नेक्स्ट चलिए। किस शिलालेख राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? किसने? शिलालेख राज्यादेश वही 13वीं, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौन था यूनानी राजदूत? मेगास्थनीज यूनान से आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। कहता है मेगास्थनीज यूनानी ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है, ठीक है ना। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ग्रीस के राजदूत मेगास्थनीज था, अभी बताया गया, ठीक है। कहता है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका मेगास्थनीज ने ही लिखा था, ठीक है ना, इंडिका मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा। कहता है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? किसने आया था? ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा उपगुप्त से प्रभावित होकर, उपगुप्त याद रखिएगा, ठीक है ना, उपगुप्त। चलिए। कहता सिंगली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और कहता है दिव्य वदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ठीक है ना, किस विद्या केंद्र? कौन? चाणक्य तक्षशिला से संबंधित है, चाणक्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? कौन था? तो यहाँ हो जाएगा तक्षशिला, सबसे पुराना
शिक्षा का केंद्र है तो तक्षशिला, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ दूर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक है ना। मैंने बोलने का मतलब समकालीन का मतलब है उन्हीं के शासन काल में थे, ये हो गया। चलिए, ये 332 ईस्वी में, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशी शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चांद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। तो हो गया, आगे चलिए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे गए थे? किस लिपि में? तो ब्राह्मणी, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा के अभिलेख, खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख, अरमेइक लिपि में, सरेकुना अभिलेख और अरमेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने, ठीक है ना, 1837 ईस्वी में, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1837 के जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप, और जबकि सबसे पहले 1750 में टिफिन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। और अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, ठीक है ना। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। कहा था किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, ठीक है ना। किसे? अशोक के लिए बहुत माने अधिक जनसंख्या में, माने अधिक संख्या में, सॉरी, शिलालेख थे, इसीलिए उसको शिलालेखों का जनक कहा जाता था। उनको मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। उनके राज में या इनके शासन काल में माने क्या बोला जाता है, शिलालेख की संख्या ज्यादा था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था? कौन था? संघ के प्रति आस्था। चलिए नेक्स्ट, धर्म में वर्णित है पक्षी प्राणियों की हत्या नहीं करना। धर्म में वर्णित है प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, मातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धर्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। तो कमेंट में लिखिएगा माता पिता से की सेवा और माता पिता को अपने से ज्यादा प्यार कौन देते हैं, तो लिखिएगा कमेंट में, ठीक है ना। चलिए भेजिएगा। नेक्स्ट मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो यहाँ जिला प्रशासक, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था, ठीक है ना। और उसका प्रमुख अधिकारी था, नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ, नगर के जो प्रमुख अधिकारी वो एस्ट्रोनोमोई, ठीक है ना। और उसके जिला का अधिकारी एग्रोनोमोई, ठीक है ना, याद रखिएगा। और मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासन था, ठीक है ना, स्थानिक बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट